सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इसको सलाह दे सकता है, वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है यदि राष्ट्रपति उससे सलाह मांगे तब। किस आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह शक्ति देती है, यह अधिकार देती है कि वह यदि कोई भी ऐसा विधिक प्रश्न है, कोई जुडिशियल नोट्स का पॉइंट है जहां पर उसे लगता है कि उसे सलाह लेनी चाहिए, तो वह राष्ट्रपति जो है विधिक प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से, तीनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होइए। उच्च न्यायालय अलग है, उसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं। बाकी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट कह लें, यह तीनों के तीनों एक ही हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये इसमें लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 143 अनुच्छेद का तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से लेता है। अब मेरा अगला प्रश्न आप लोगों से ये है कि जब राष्ट्रपति सलाह लेगा और सलाह देगा सुप्रीम कोर्ट, तो क्या ये सलाह राष्ट्रपति को बाध्य है अथवा नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए भाई। नहीं सर, बाध्य नहीं है, उसके मन बाध्य पे नहीं, है। मन है तो मानेगा, तो नहीं मन है तो नहीं मानेगा। ठीक है। अगला प्रश्न बता दीजिए कि राष्ट्रपति जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है? बताएं भाई। हम्म 76। 76, जी हाँ, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करता है। प्रिंस जी हैं कि नहीं? सर वो क्विट कर दिया है। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। राष्ट्रपति 76 के अंतर्गत क्या करेगा? महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला प्रश्न ये है आप लोगों से कि ये बताइए कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, अच्छा, नो सर, महान्यायवादी। महान्यायवादी। चलिए ध्यान रखिए, जब भी केंद्र सरकार की बात हो और प्रथम विधि अधिकारी पूछे तो वहां पे महान्यायवादी होगा। जैसे ही राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी पूछेगा तब वहां पर आपका क्या होगा? महाधिवक्ता होगा। यस सर। महाधिवक्ता। तो ये दोनों आप लोगों को सर ध्यान एक में बार रखना। इंग्लिश में बता दीजिए। सर अटॉर्नी और देखिए, एडवोकेट। ओके ठीक है। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन गवर्नमेंट? तो देन आप लोग जाएंगे अटॉर्नी जनरल के पास। तो अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके पास जितनी भी जो जुडिशरी पावर है रिगार्डिंग टू द जुडिशियल नोट्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी से दी जाती हैं। वो संसद में भी भाग ले सकता है, पार्लियामेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, बट लेकिन वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में, पार्लियामेंट की वोटिंग में भाग या पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कौन? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो एज लाइक दैट, जैसे आप लोगों के सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल है, ठीक उसी प्रकार स्टेट का भी अपना एक फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है जो कि स्टेट लेवल पे होता है। यदि हम स्टेट लेवल पे फर्स्ट लॉ ऑफिसर की बात करें देन आप जाओगे एडवोकेट जनरल पे, जिसको हम लोग महाधिवक्ता बोलते हैं। जैसे महान्यायवादी आपका जो अटॉर्नी जनरल है आपके पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक उसी प्रकार स्टेट जो लेजिस्लेचर होते हैं उसमें आपका एडवोकेट जनरल भी पार्टिसिपेट करता है। बट जैसे वहां पे अटॉर्नी जनरल वोटिंग नहीं कर सकता पार्लियामेंट में, वहां की प्रोसीडिंग में भाग नहीं ले सकता, एक बिल्कुल इसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेचर में भी आपका जो स्टेट का जो एडवोकेट जनरल है वो भाग तो जरूर लेगा, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग में और ना ही वोटिंग में उसका कोई मतलब होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? सर हिंदी में बताइए। अरे प्रभु, उर्दू बोल रहे थे, हिंदी इंग्लिश तो दोनों बोले हैं। फिर से बताइए।
ठीक है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता दो विधि अधिकारी होते हैं। जो महान्यायवादी होता है ये केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी मतलब जिसको विधि का ज्ञान हो, जिसे केंद्र सरकार ने विधि के प्रश्नों के लिए, विधि के किसी कार्य के लिए अपॉइंट किया हो। तो ऐसा प्रथम व्यक्ति, प्रथम ऑफिसर जो कि उनके प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है, किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए। जैसे केंद्र सरकार हम किसको मानेंगे इस समय? तो मान लीजिए जो मोदी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें किसकी है? बीजेपी की है ना। बीजेपी वो शासन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में करे, संघ सरकार जो होती है, यदि उसका कोई प्रथम विधि अधिकारी होगा तो महान्यायवादी कहा जाएगा, अटॉर्नी जनरल कहा जाएगा। तो अटॉर्नी जनरल जो है, महान्यायवादी जो है, संसद की जो प्रोसीडिंग होती हैं, जो भाग होते हैं, जो कार्यवाही होती है, उसमें भाग नहीं ले सकता, बल्कि संसद में बैठ कार्यवाहियों को देख सकता है। लेकिन उसमें कार्यवाही का मतलब कौन से में भाग नहीं लेगा भाई? संसद में मान लीजिए वोटिंग होना है, किसी बिल को पेश करना है, किसी बिल पे बहस करना है, ये सब काम महान्यायवादी नहीं करेगा। हाँ, सांसद बाकी वो जो संसद में बैठ के उन चीजों को, बिल को देख सकता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको समझ सकता है। तो संसद में भाग ले सकता है, लेकिन संसद की कार्यवाहियों में, संसद में मान लीजिए वोटिंग हो रहा है, मतदान हो रहा है, तो वो उनमें भाग नहीं लेता। ऐसे ही प्रक्रिया राज्य के प्रथम विधि अधिकारी, जिसको हम लोग महाधिवक्ता बोलते हैं, उसके साथ भी जुड़ी हुई है। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री की तरफ। राष्ट्रपति बहुत खेल लिए, ठीक है। अब प्रधानमंत्री की तरफ आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में कल हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से, जो कुछ बचा हुआ था वो सभी चीजें आपको बता दी गई थी। सब बड़े भाई आगे प्रधानमंत्री की तरफ। यस सर। यस ठीक। यस सर। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमने दो चीजें बताई थी। पहला तो ये कि जो प्रधानमंत्री होता है देश का और जो राष्ट्रपति होता है, दोनों को संविधान में कौन से शब्दों से बोला गया है। तो जैसे हम लोगों ने कल ही बताया था आपको, कल क्या, जब से राष्ट्रपति हम लोग पढ़ रहे हैं तभी से बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है यह भारत सरकार का वैधानिक प्रमुख, संवैधानिक कह लें या फिर वैधानिक कह लें, वह संवैधानिक प्रमुख होता है। अर्थात संविधान के हिसाब से जो प्रमुख होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब देखिए, वैधानिक प्रमुख के लिए एक शब्द आता है डी ज्यूरे। क्या आता है? डी ज्यूरे। डी ज्यूरे का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। ज्यूरे का मतलब होता है लॉ और डी का मतलब होता है अकॉर्डिंग। तो डी ज्यूरे का मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत का डी ज्यूरे निम्नलिखित में से कौन है? मतलब कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार, विधि के अनुसार प्रमुख कौन है। यदि आप कानून की बात करोगे, विधि की बात करोगे, संविधान की बात करोगे, तो इसके अनुसार जो प्रमुख है वह है आपके देश का राष्ट्रपति, अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। वहीं पर जैसे ही हम बात करें कि हु इज द डी फैक्टो हेड ऑफ इंडिया, यदि डी ज्यूरे हेड ऑफ इंडिया पूछेगा, मतलब वह जो विधि के अनुसार प्रमुख है वह कौन है, तो विधि के अनुसार भारत का प्रमुख कौन है? वह है राष्ट्रपति। और जैसे ही पूछेगा कि डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? फैक्टो का मतलब तथ्य के आधार पर और डी का मतलब अकॉर्डिंग। तथ्य के आधार पे कह लें या फिर वास्तविकता के आधार पे कह लें। तो हु इज द डी फैक्टो हेड ऑफ इंडिया, तो आप लोग तुरंत कहोगे कि कौन है भैया? वह है प्रधानमंत्री। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज द डी फैक्टो हेड ऑफ इंडिया। मतलब भारत के वास्तविक जो प्रमुख हैं, भारत के संघ का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वह होता है आपका देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
क्लियर है? डी फैक्टो क्या है, डी ज्यूरे क्या है? कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। भाई लिखते रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन चीजों को नोट करते हुए चलिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। डी ज्यूरे हेड कौन होता है, डी फैक्टो हेड कौन होता है? आज से पहले इस पॉइंट को पढ़े थे कि नहीं आप लोग? जहां तक मुझे नो पढ़ाया गया सर, होगा। एकदम नया है। अच्छा ठीक है, नया है तो कोई बात नहीं, इस चीज को एकदम नोट कर लीजिए, क्योंकि आजकल ये जो क्वेश्चन है डी फैक्टो डी ज्यूरे, ये थोड़ा सा ट्रेंड में है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। डी ज्यूरे का मतलब, डी मतलब अकॉर्डिंग टू, ज्यूरे का मतलब लॉ। ज्यूर का मतलब देखिए, ज्यूरी बोलते हैं हम लोग ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा ज्यूरी का। ज्यूरी मतलब क्या होता है? जूरी। भैया जो न्यायाधीशों का बेंच होता है उनको ज्यूरी बोलते हैं। ज्यूरी का मतलब क्या होगा? लॉ होगा। तो डी ज्यूरी का मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, अर्थात तो विधि के अनुसार। विधि का मतलब यहाँ पे क्या है? संविधान की जो विधि है उसके अनुसार प्रमुख कौन है। तो संविधान यदि आप पढ़ेंगे तो प्रमुख उसमें किसको बताया गया है? राष्ट्रपति को बताया गया है। और जैसे ही आप वास्तविक रूप में देखोगे कि ठीक है, संविधान में तो बता दिया गया राष्ट्रपति को, लेकिन क्या वास्तव में जो हम लोग देखते हैं वो राष्ट्रपति के पास शक्तियां अधिक हैं? क्या राष्ट्रपति सबसे अधिक प्रमुख है कि प्रधानमंत्री? तो आप वास्तव में जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश का वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। तो जब तथ्य के आधार पर कोई चीजें हों, प्रमुख हों, तथ्य के आधार पर कोई चीजों की जो हमको जानकारी मिलती है तो उसको डी फैक्टो बोलते हैं। फैक्टो का मतलब फैक्ट और डी का मतलब अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट, तो फैक्ट के अनुसार, तथ्य के अनुसार प्रमुख कौन है? तो वो है आपका प्रधानमंत्री। अब आते हैं आगे, एक एक चीज करके समझिएगा। देखिए भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, तो भारत में आप सभी लोग जानते हैं संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के नाम से जानते हैं। भारत में किस प्रकार की गवर्नमेंट है? तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, देखिए संसदीय शासन व्यवस्था की यह खासियत है कि उसमें जो राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति होगा वो संवैधानिक प्रधान होगा। अर्थात कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसमें जो हेड होगा संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल कह लें, डी ज्यूरे कह लें, वह आपका प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन जिसके नाम से संघ चलता है वह आपका क्या है? राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तव में कौन प्रधान होता है? परंतु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मैं लाइन पढ़ रहा हूं, जो कि ध्यान से सुनिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है, जिसके नाम से संघ का शासन चलता है। परंतु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो कि शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। क्लियर है? यस किसी को कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन? सर एक बार और बताएं। देखिए भाई, संसद में हम यदि देखेंगे संसदीय व्यवस्था को भारत में, तो संसदीय व्यवस्था में आपको दो चीजें दिखाई देती है, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है ये शासन का संवैधानिक प्रधान होता है। जो भी काम होंगे संघ सरकार के, केंद्र सरकार के, सब के सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे, क्योंकि इसका संविधान में प्रमुखता दी गई, संविधान में इसको हेड बनाया गया। लेकिन वास्तव में प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होता है वो संवैधानिक नहीं बल्कि यह प्रशासनिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख आपका राष्ट्रपति है, और प्रशासनिक प्रमुख कौन है देश में? तो वह आपका प्रधानमंत्री है। और प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते यह जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? आपके देश का प्रधानमंत्री करता है। इसीलिए जो राष्ट्रपति है वह संवैधानिक प्रमुख है, और जो प्रधानमंत्री है वो आपका वास्तविक प्रमुख है। क्लियर है? यस सर। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कोई हमको कि क्या कोई ऐसा अनुच्छेद है जहां पे राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया हो अलग से?
75 अनुच्छेद 75 से। हाँ, अनुच्छेद 75। सर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? मैंने प्रधानमंत्री पूछा ना। बताइए भाई, मंत्रियों के कौन सा बारे में काम? सर, उसमें मंत्रियों के बारे में बताया गया उसमें। ठीक है, और कोई बताए? आर्टिकल 52 गलत जवाब। हम प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, ई महोदय राष्ट्रपति बता रहे हैं। शाबाश, उठ जाओ बच्चा। 5 सर बताए हैं। आपकी बात नहीं कर रहे हैं प्रिंस जी, आर्टिकल 52 बता रहे हैं। अभी लगता है थोड़े थोड़े नींद में सर वो हैं, ना? राष्ट्रपति का पद बताता है 52। हम पूछे क्या हैं? हम जब प्रधानमंत्री पूछे तो राष्ट्रपति क्यों बता रहा है वो? आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 जो है, अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 जो है, वो ये कहता है कि जो राष्ट्रपति हमारा है देश का, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर एक बार इसको रिपीट करिए लाइन को। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बता दीजिए, क्वेश्चन भी। क्या पूछ रहे हैं? बताइए भाई। क्वेश्चन सर कैसे बताएं इसको बोलिए। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 अनुच्छेद 75 का जो सेक्शन 1 है, उसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा में जो भी बहुमत दल का नेता होगा उसको राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री के रूप में चुनेगा। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। यस। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जैसा हम आप लोग समझते हैं कि जो, अच्छा ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री है ये संसद के किस सदन से चुनकर आता है? किस सदन का सदस्य हो सकता है, बताइए? सर लोकसभा। अच्छा, और कोई? लोकसभा। क्या वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता? बताइए भाई, बताना तो पड़ेगा। सर लोकसभा। देखिए, वो संसद के सदन का किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री चुन जाए तो यदि वो लोकसभा का है तब तो ठीक ठीक, लेकिन यदि राज्यसभा का है तो 6 महीने के भीतर भीतर जब वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसको लोकसभा की सदस्यता का ग्रहण करना अनिवार्य है। तो यदि हम आपसे ये पूछें या फिर आप लोग हमें ये बताइए कि क्या कोई ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं क्या कि जो कि राज्यसभा के सदस्य थे और जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने? बताइए। सर क्वेश्चन फिर से सर एक प्रधानमंत्री सर, मैं कौन? कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी चौधरी चरण सिंह थे जो मतलब चौधरी चरण। लोकसभा के। ठीक है, और कोई? क्वेश्चन इंदिरा कन्हैया गांधी। जी ये है, एक क्वेश्चन ये है कन्हैया जी
कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे भारत के जो कि लोकसभा से नहीं बल्कि राज्यसभा से संबंधित थे, राज्यसभा के सदस्य थे जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। सर इंदिरा गांधी। अच्छा, और कोई? वीरेंद्र कुमार। कौन? अरे अभी हाल ही में मोदी जी के पहले कौन थे? मनमोहन सिंह। ये मनमोहन सिंह। तीन, अभी तक भारत में 3 ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि राज्यसभा से संबंधित हैं। पहला आपकी इंदिरा गांधी जो कि 1966 में चुनकर आई थी, वो आपकी संबंधित है राज्यसभा से। दूसरा आपके HD देव गौड़ा जो कि 1996 में संबंधित हैं, ये चुनकर आए थे राज्यसभा से। और लास्ट जो तीसरे हैं वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2004 और 2009 में चुनकर आए थे। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए ये तो होगा थोड़ी सी जानकारी। तो नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाएगी? 75 के क्लॉज 1 में। किसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति? जो व्यक्ति लोकसभा के बहुमत दल का नेता चुनकर आएगा उसे। पहली बात, प्रश्न ये भी पूछता है कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ये संसद के किस सदन के चुनाव के अंतर्गत होता है? तो भैया प्रधानमंत्री हम किसके चुनाव में करते हैं बताइए? प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है ये किसके अंतर्गत होता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसके अंतर्गत? लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत यदि परंपराओं की बात करें तो उसे लोकसभा सदस्य होना चाहिए। लेकिन जो हम लोगों ने, अच्छा ये बताइए, जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली ली गई है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम लिया गया है, ये किस देश से लिया गया है? सर ब्रिटेन। बताइए भाई। ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया है। तो जैसे कि ब्रिटेन में भी आप लोग जानते हैं वहां पे लोअर हाउस है, अपर हाउस है। जैसे भारत में भी अपर हाउस लोअर हाउस है। लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा बोलते हैं, अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। तो हमने अभी बताया आप लोगों से कि जो इंडिया में है, इंडिया में ये चाहे अपर हाउस से हो सकता है चाहे लोअर हाउस से हो सकता है। लेकिन यदि हम बात करें आपके इंग्लैंड की चाहे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में आप देखेंगे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है कि उसमें जो है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में जो प्रधानमंत्री चुनकर आता है वो लोअर हाउस से ही चुनकर आएगा। मतलब जो कि हमारे में लोकसभा है वो वहां पे उनका लोअर हाउस है, वो अपर हाउस से चुनकर नहीं आ सकता। जहां से हमने लिया कुछ प्रावधान हमने यहाँ पे आके बदल दिए, वहां पे केवल और केवल लोअर हाउस से ही चीजें प्रधानमंत्री चुनकर आता है, बल्कि हमारे यहाँ लोअर हाउस या फिर अपर हाउस में से किसी में भी चुनकर आ सकता है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हमको ये बता दीजिए कि मान लीजिए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री के चुनाव में किसी भी पार्टी को विशेष बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। जो बहुमत प्राप्त होना चाहिए था वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? किसी भी पार्टी को, मान लीजिए ABC 3 पार्टियां प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ी, जैसे में भाजपा कह लें, कांग्रेस कह लें और आपकी आम आदमी पार्टी कह लें। अभी तो फिलहाल यही 3 ऐसी पार्टियां दिखती समझ में आ रही हैं
जो कि सरकार को एक दूसरे के साथ टक्कर देती समझ में आती है। तो प्रश्न ये है कि मान लीजिए ये तीनों पार्टियां चुनाव लड़ी और तीनों पार्टियों में से किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जब तक स्पष्ट बहुमत मिलेगा नहीं तब तक वो सरकार बना नहीं सकती। तो यदि ऐसे कोई कंडीशन आ जाए जिसमें उनको स्पष्ट बहुमत न मिले तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? क्या चुनाव फिर से होंगे? क्या होगा बताइए भाई। नहीं पता? सर गठबंधन कर लेंगे। गठबंधन कर लेंगे, अच्छा। गठबंधन न करना चाहें तो देखिए, जब भी स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, बुद्धि और विवेक का प्रयोग। अच्छा ये बताइए, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है? आप लोग बहुत हिंदी पढ़ते हो, हिंदी आप लोगों की मातृभाषा है, बताइए बुद्धि और विवेक में क्या अंतर? क्या जानवर लोगों के पास बुद्धि होती है? नो सर। नहीं होती। विवेक होता है जानवर लोगों के पास? बताइए भाई, आप लोग इतने प्रकांड विद्वान हैं हिंदी के, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है? मनुष्य के पास क्या है, बुद्धि और विवेक दोनों है कि सर कोई एक है? बुद्धि मतलब होता है दिमाग सर का यूज करना, और विवेक मतलब होती है समझ। सर सेंस। सेंस। तो क्या जानवरों के पास बुद्धि और विवेक दोनों है? यस सर। यस। तो फिर वो जानवर का है, वो इंसान का है नहीं हो गए? नहीं सर, नहीं है, नहीं है सर हम्म। दो चीजें हैं। बुद्धि का मतलब होता है आप यदि अपने कार्यों को संपादित कर ले रहे हो, सही सही आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर ले रहे हो। तो जैसे कि आप देखिए, कोई भी जानवर, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके लिए क्या चीजें निर्धारित हैं, वो बुद्धि का प्रयोग करते उन कार्यों को कर लेता है। अब विवेक क्या है? विवेक का मतलब होता है कि आप गलत और सही में जो अंतर स्पष्ट कर पाते हो, यही विवेक है, जो कि आपकी समझ को दर्शाता है, जो कि जानवरों में नहीं है। जानवर गलत और सही में भेद नहीं कर पाते, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए, विवेक के अनुसार ही मनुष्य इतना विकसित हो पाया, जबकि अन्य जानवरों में ये देखने को नहीं मिलता। ये उनके में मेन डिफरेंस है, बुद्धि और विवेक में। खैर वो नहीं है, मेरा प्रश्न ये था कि जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो अपने विवेक का, बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो भी सबसे बड़े दल का नेता होगा, मान लीजिए मैंने बोला ना कि तीन पार्टियां हैं, पूरी पार्टियों, किसी भी एक पार्टी को विशेष बहुमत पाने के लिए 250 सीट का होना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी पार्टी जिसको मान लीजिए 200 सीट मिली है, किसी को 180 सीट मिली है और किसी को 170 सीट मिली है। तीनों पार्टियों की ये आपके अंक हैं, बजट हैं कह लें, या फिर उनके सीट हैं। तो जो सबसे बड़ा दल वाला पार्टी होगा, भले उसको बहुमत न मिला हो, वो 200 वाले पार्टी जो व्यक्ति होगा, उसको राष्ट्रपति बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसको क्या करेगा, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। शर्त क्या है भाई? कि जब भी यह नियुक्ति करेगा जिस दल के नेता की, उसको 1 महीने के भीतर भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। विश्वास मत हासिल करने का मतलब, जो भी अब जितने भी लोग चुनकर आए हैं, वो इनमें से अधिकांश लोग, मतलब 51% लोग यह जो मत है वह दें कि भैया नहीं नहीं, आप हमारे बहुमत दल के नेता हैं, हम आपको अपना प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं।
तो जब भी किसी दल का नेता यदि राष्ट्रपति किसी को चुनता है, ऐसे किसी व्यक्ति को जहां पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तो उस कंडीशन में जिस दिन राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में करेगा, उसको 1 माह के भीतर भीतर, 1 महीने के भीतर भीतर उसको सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में तो भैया बता दीजिए, राष्ट्रपति के शपथ संबंधी प्रावधान में किसी कुछ पता है? कौन दिलाता है? कन्हैया जी बताइए भैया, अनुच्छेद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 60। अरे मोरी मैया, हम प्रश्न पूछ कर रहे हैं, तुम बता कर रहे हो प्रभु। हम क्या पूछे प्रभु? नहीं, हम पूछे क्या, हमको ये बताइए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ना सर? अच्छा, प्रधानमंत्री को बताइए। नहीं मालूम सर, प्रधानमंत्री नहीं पता प्रधानमंत्री की? नहीं, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद नहीं मालूम। अनुच्छेद सर नहीं मालूम। हमने शपथ पूछा, मैंने नियुक्ति नहीं पूछा, शपथ पूछा, शपथ। नहीं पता। शपथ दिलाता है देश का राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का पदावधि कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है उसके कार्यकाल का? 5 साल। अच्छा ठीक है, ये बताइए क्या वास्तव में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है? एक बात जान लीजिए, जो प्रधानमंत्री होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, परंतु प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है कार्य करने के लिए देश का एज ए प्रधानमंत्री, परंतु प्रसाद पर्यंत का मतलब ये यहाँ पर ये नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जब चाहे तभी बर्खास्त कर दे। राष्ट्रपति यह तभी ऐसा कर सकता है जब वो जो प्रधानमंत्री है वह अपनी लोकसभा में बहुमत जो है वह अपना खो दे, और जैसे ही राष्ट्रपति को ये लगेगा कि जो नियुक्त प्रधानमंत्री है उसने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है और विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, तो वह उसे क्या करेगा? तुरंत प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर देगा। वैसे सामान्यतः हम आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कई सारे ऐसे कंडीशन हैं, कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं कि प्रधानमंत्री चाहे तो इसके पहले भी वह क्या कर सकता है? अपने पद से हट सकता है। एज लाइक यदि उसको त्याग पत्र दे दे, यदि उसको लगता है कि मुझे यहाँ पे कार्य नहीं करना है तो त्याग पत्र के माध्यम से भी वह क्या कर सकता है? वह अपना जो पद है वह छोड़ सकता है। ठीक है, यस। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, तो क्या जो लोकसभा चुन के गई है वो नया अपना प्रधानमंत्री चुनेगी या फिर लोकसभा का पूरा लोकसभा भंग हो जाएगा, फिर नया चुनाव करना पड़ेगा? क्या होगा बताइए। बताइए भाई, नहीं पता? देखिए भैया, यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग देगा या फिर उसके कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाएगी, इन दोनों कंडीशन में प्रधानमंत्री के साथ साथ जो भी मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिपरिषद चुनकर आए हैं
वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, बर्खास्त हो जाएंगे। फिर हमें नए सिरे से नया चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन यदि यहीं पर प्रधानमंत्री के अलावा अन्य कोई मंत्री त्याग पत्र दे या फिर कोई मृत्यु उसकी हो जाए, तो उस कंडीशन में वो डिसॉल्व नहीं होगा लोकसभा, ना ही लोकसभा बर्खास्त होगी, ना ही बाकी मंत्रिपरिषद जो आपकी है वो बर्खास्त होगी। ये चीजें कब होंगी, जब प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो 5 मिनट आप लोग रेस्ट कर लीजिए। 5 मिनट बाद हम लोग फिर से जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हिस्ट्री वाले क्लास में 5 मिनट बाद आप लोग फिर से ऐड होंगे, ठीक है? ओके सर। अब अगले क्लास में क्वेश्चन करिएगा।